सबसे पुराना राजवंश था। आप देखें यहाँ पे जो चोल एम्पायर है वो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में तो था, पर उससे पहले भी था। यानी कि इन्होंने लगभग 300 बीसी यानी कि 300 बीसी से 1219 1219, ठीक है, आप लिख के बताऊँ आपको मैं, यानी कि 300 बीसी, ठीक है, टू 1209 एडी तक इनका शासनकाल था। तो आप देख सकते हैं कि इनका लगभग 1000 साल तक इन्होंने कब्जा किया था, राज किया था, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक ये बहुत एक जो अच्छा यानी कि बहुत पावरफुल किंगडम बन चुका था। आप देखिए लगभग इसने 1000 साल तक राज किया था। अगर हम 300 बीसी से लेके 1219 यानी कि 1219 तक बात करें तो ये लगभग 1000 साल तक इसने राज किया था। अगर हम बात करें 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में, 9th सेंचुरी 30th सेंचुरी के बीच में, तो ये एक बहुत पावरफुल किंगडम बन चुका था हिंदू साम्राज्य का, ठीक है, हिंदू एम्पायर का। तो फ्रेंड्स, जो आप ये देखिए जो चोल साम्राज्य था, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए कहाँ तक फैला था। ये श्रीलंका, ठीक है, इंडिया में तो था, श्रीलंका में फैला हुआ था, मलेशिया पे इनका कब्जा था, थाईलैंड पर इनका कब्जा था, और चाइना के कुछ पार्ट पर ये कब्जा कर रहे थे। आप देखिए मलेशिया, थाईलैंड, चाइना के कुछ पार्ट, श्रीलंका, इंडिया। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल किंगडम है। अब इन्होंने वहाँ पर कब्जा कैसे किया? समुद्री सेना से। इनकी जो समुद्री सेना थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जो होते ना समुद्री लड़ाइयाँ होती हैं, समुद्री जहाज़ इनके बाद पास, तो समुद्री जो जहाज़ के जरिए वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे इनकी जो नेवल आर्मी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिनकी वजह से इन्होंने इन देशों पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इनके वहाँ पे जब ये साउथ इंडिया था, जहाँ पे इनकी जो राजधानी तंजावर, तो वहाँ पे भी जो खेती थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो जिनकी वजह से और पावरफुल बना। तो देखिए, द चोला एम्पायर अराउज इन 9th सेंचुरी एंड मोस्ट ऑफ द साउथ वाज यूजुअली अंडर इट्स कंट्रोल। देखिए तकरीबन जो साउथ वाला पूरा पार्ट था, साउथ के सारे वाले जो दक्षिण के जो सारे वाले हिस्से थे वो इनके कब्जे में थे। द चोला रूलर्स had also conquered Sri Lanka and had the authority over the Maldive island as well। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि श्रीलंका के अलावा मालदीव पर भी इनका कब्ज़ा था, और मलेशिया हो गया, और साथ में थाईलैंड वगैरह पे भी इनका कब्ज़ा था तकरीबन। फॉर सम टाइम हिज इन्फ्लुएंस आल्सो ओवरशैडो कलिंगा एंड तुंगभद्रा द्वीप। देखिए कि कुछ समय तक अगर हम बात करें तो इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है, कलिंग पर भी था और तुंगभद्रा का जो द्वीप है उस पर भी था। द्वीप का मतलब होता है दो दरियाओं के बीच की धरती, ठीक है, जो दो दरिया बहते हैं जहाँ पे, जो उनके बीच की धरती उसे द्वीप कहते हैं। उसके बाद दे हैड ए पावरफुल नेवी एंड वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। मैंने आपको बताया ना इनकी जो नेवी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिनकी वजह से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपना कब्जा कर रखा था, प्रभाव बना रखा था। द चोला एम्पायर वाज अनडाउटली the most powerful empire in South India. After conquering their initial difficulties, the Chola rulers not only gave a stable administration but gave great encouragement for nearly two centuries आएगा जहाँ पे, till the middle of the 12th century AD. Some historians believe that the Chola period was golden age of South India. अब देखिए कि यहाँ पे चोल साम्राज्य जो था, यानी कि जो चोल एम्पायर था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत का यानी कि इंडिया का सबसे शक्तिशाली जो एम्पायर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपनी देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कई दो शताब्दियों तक तकरीबन, यानी कि 12वीं ईस्वी के मध्य तक, जैसे मैंने आपको बताया ना 300 बीसी से लेके 1219 तक, तो इन्होंने देखिए कि चोल जो शासक थे उन्होंने एक अपना स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा था। देखिए यहाँ पे क्या था, इसके साथ क्या था, इन्होंने शासन तो बना के रखा ही था, पर यहाँ पे क्या था, जो इनका जो आर्ट है या इनकी जो कला है, जो लिटरेचर है, इनकी जो साहित्य है, उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कब्जा ही किया था बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो कला साहित्य, जो आर्ट लिटरेचर, उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। आप ये देखिए कि जब हम संगम काल की बात करें, संगम काल में क्या था, नो डाउट संगम काल बेस्ट था, गोल्डन टाइम था, किसके लिए,
जो लिटरेचर के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई संगम काल के दौरान तमिल में, ठीक है। तमिल लिटरेचर का उसे बेस्ट या गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगम काल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया। तो ऐसा ही देखिए चोला डायनेस्टी जो थी, उन्होंने कला को, साहित्य को, आर्ट को और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा आगे लेके आए। देखिए कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो चोल एम्पायर है वो दक्षिण भारत का, इनके साउथ इंडिया का, उसे गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चोल डायनेस्टी के बारे में, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं चोला वंश के बारे में। देखिए जो चोल वंश है वो, देखिए कि जो चोल वंश है, देखिए जो चोल वंश है वो दूसरी से तीसरी शताब्दी में भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें चोल डायनेस्टी की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमें सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में भी देखने को मिलता है। तो बाद में जो देखिए पांड्य की जो शक्ति थी, इनके कारण इनका पतन हो गया था। बाद में 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ है। यानी कि 2 टाइम पीरियड है इनके, जैसे चेर के 2 टाइम पीरियड थे, इनके भी 2 टाइम पीरियड है। पहले हमें ये मिलते हैं सेकंड थर्ड सेंचुरी में भी, ठीक है। उनके बाद हमें ये मिलते हैं बाद में 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी में भी, ठीक है, विजयालय के बाद। क्योंकि देखिए पहले क्या था, पांड्यों की शक्तियों के कारण इनका पतन हो गया था, फिर बाद में फिर से इनका उदय हो गया था। दोनों को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द चोला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय विजयालय हु वाज इनिशियली ए फ्यूडल चीफ्टेन ऑफ द पल्लव। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आई है यहाँ पे कि जो चोल साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी, जो शुरुआत में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। देखिए यहाँ पे फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, फ्यूडल का मतलब होता है कि जैसे मान लो देखिए यहाँ पे पल्लव वंश है, पल्लव वंश ने इन्हें रखा हुआ था फ्यूडल के तौर पर। फ्यूडल वो होते हैं जो राजा के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं। यानी कि देखिए जहाँ पे पल्लव वंश का राज था, कब्जा था, तो उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनको दे रखी थी विजयालय को, ठीक है। तो ये थे फ्यूडल। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 AD एंड इन्वेडेड द पांड्या किंगडम। इन्होंने देखिए 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया और पांड्या राजा के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि पल्लव वंश के अंडर थे, बट इन्होंने तंजौर को अपने कब्जे में कर लिया। तंजौर इनकी आगे जाके राजधानी बनेगी, तो इन्होंने पांड्य के ऊपर क्या किया, पांड्य के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। चोल चेर पांड्या 3 आते हैं ना संगम हिस्ट्री में, तो इन्होंने पांड्य के ऊपर हमला कर दिया। द चोला हैड बिकम सो पावरफुल बाय 897 that they defeated the Pallav ruler and killed him and control of the entire टॉर्न मंडल। अब देखिए कि 897 AD में इनके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनकी चोल राजवंश बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इन्होंने पल्लव शासक, यानी कि जिनके अंडर ये फ्यूडल थे, उसको पल्लव ने इनको जो है विजयालय ने मार के तो उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, सारे टॉड मंडल पर अपना कब्ज़ा कर लिया। यानी कि जहाँ पे देखिए राज था पल्लव वंश का, इनके ऊपर इन्होंने खुद अपना कब्ज़ा जमा लिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस द पल्लव्स मर्ज द विद द पेज ऑफ हिस्ट्री बट द चोला रूलर्स हैड टू वेज ए fierce struggle against the Rashtrakoot. The Rashtrakoot ruler Krishna III defeated the Chola Empire Pratanka I in 949 AD and took over the northern region of Chola Empire. This shocked the Chola dynasty, but after the death of Krishna III in 1969 and the fall of Rashtrakoot, he rose again. देखिए यहाँ पे क्या है कि जब देखिए इसके बाद जब पल्लव है, ठीक है, इतिहास से वो हट गई। यानी कि जब देखिए विजयालय ने, इनकी चोल डायनेस्टी ने पल्लव वंश का जब खात्मा कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें पल्लव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब देखिए चोल जो शासक है, जो चोल के जो राजा थे चोल वंश के, उन्होंने देखिए कि जो राष्ट्रकूट है, ठीक है, जो राष्ट्रकूट है उनके खिलाफ भी देखिए एक भयानक संघर्ष करना पड़ा। यानी कि उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। पहले देखिए विजयालय ने, पहले चोल वंश ने पल्लव वंश के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने पांड्य के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने जो राष्ट्रकूट है उनके ऊपर भी हमला किया। द राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा III, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ये लाइन। अब देखिए राष्ट्रकूट के जो शासक है कृष्णा तृतीय, ठीक है, उन्होंने क्या किया,
इनको यानी कि 949 ईस्वी में चोल के जो सम्राट थे, ठीक है, प्रांतक प्रथम, ठीक है, प्रांतक वन यानी कि प्रांतक प्रथम को पराजित कर दिया, हरा दिया। आप देखिए चोल डायनेस्टी ने पहले पांड्या के ऊपर हमला किया, फिर पल्लव को हरा दिया, फिर उन्होंने राष्ट्रकूट पर हमला किया, पर राष्ट्रकूट भी थोड़ा पावरफुल था। इन्होंने जो इनका चोल सम्राट था उस समय का प्रांतक वन, उसको हरा दिया 949 AD में। उसके बाद किया चोल साम्राज्य के जो उत्तर वाला एरिया, इनकी जो नॉर्थ वाला रीजन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया राष्ट्रकूट ने, ठीक है। इससे क्या हुआ कि चोल वंश को थोड़ा सा धक्का लगा, यानी कि शॉक हो गया एकदम से चोल वंश कि मैंने यहाँ पे पल्लव को हरा दिया, पांड्य के ऊपर हमला कर दिया, तो जो राष्ट्रकूट ने इनके ऊपर कब्जा किया कुछ पार्ट पे। लेकिन थोड़ी साल बाद, तकरीबन 16 साल बाद 965 में जो कृष्ण थर्ड है, ठीक है, कृष्ण थर्ड है यानी कि जो राष्ट्रकूट के राजा है कृष्ण थर्ड, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके बाद जो राष्ट्रकूट थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। आप देखिए यानी कि जो कृष्ण थर्ड है जिन्होंने चोल वंश के राजा को हराया था, अब जब कृष्णा 3 जब राष्ट्रकूट के राजा जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, तो उनके जो राजा आगे इतने पावरफुल नहीं थे। इनका फ़ायदा उठाते हुए चोल राजवंश फिर से जो है एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब आपको मैं बताऊंगा, देखिए कि इनकी जो राजधानी कौन सी थी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए इनकी जो राजधानी थी वो थी मंतूर, हिंदी में लिख देता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी ही है, आप देख लेना। मंतूर, ठीक है, उरेयूर, ठीक है, मंतूर, उरेयूर और तंजावर, ठीक है, तंजावर भी इनकी बाद में राजधानी बनी, ठीक है, यानी कि मंतूर, उरेयूर और तंजावर इनकी चोल साम्राज्य की ये राजधानी थी। देखिए ये एडिशनल फैक्ट है, इसमें लिखे नहीं हुए, बट आपको फिर मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, आप वो साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बाद जो इनका प्रतीक चिन्ह, यानी कि इनका जो प्रतीक चिन्ह का इनका सिंबल क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि चेर वंश था उनका जो सिंबल क्या था, झंडा जो होता है ना उनका फ्लैग, उसके ऊपर उनका जो धनुष है, ठीक है, धनुष बाण था, वो उनका क्या था, वो प्रतीक चिन्ह था। अब इनका चोल डायनेस्टी का क्या है, इनका है टाइगर, ठीक है, टाइगर यानी कि बाघ क्या है, बाघ इनका क्या है, बाघ है इनका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिए कि इनकी राजधानी है वो मंतूर, एरेयूर और तंजावर थी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो था बाघ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिस्ट ऑफ डायनेस्टी रूलर, यानी कि चोल वंश के जो शासक थे वो कौन थे। आप देखिए ओरैर इलानजेट चेन्नई, ठीक है, करिकाल के, ठीक है, करिकाल के पिता थे इन्होंने। जब देखिए यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पे विजयालय ने भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जब मैंने आपको बताया था ना, ये पहले भी थे चोल साम्राज्य, बाद में भी आए थे, है ना। तो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक इनका राज रहा था, तो तब इसकी जो थी इसको द्वारा फिर से किसने उदय किया। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में चोल वंश की शुरुआत की थी, ठीक है, जेड चेन्नई ने, ठीक है, उसके बाद इनके आए थे करिकाल। तो उसके बाद देखिए जब ये इनका पतन हो गया था, पतन होने के बाद जब द्वारा से फिर से चोल वंश उठ के आया, तो उसकी शुरुआत की थी विजयालय ने, ठीक है। उससे पहले किसने की थी, जेड चेन्नई ने, और उसके बाद क्या है, जब द्वारा से उदय होता है तब की थी विजयालय ने। तो देखिए उसके बाद आता है करिकाल, ठीक है। करिकाल के आपको मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बता दूँ। देखिए अगर हम चोल साम्राज्य के बारे में बात करें तो चोल साम्राज्य के 2 ऐसे राजा हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक है करिकाल, एक है एलारा, ठीक है, एलारा और करिकाल। करिकाल के आपको बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो करिकाल है ये वाले, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इनको देखिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल शासक माना जाता है करिकाल को, ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका से ये 12,000 गुलाम को बंदी बना के भारत लेके आए थे। यानी कि श्रीलंका से
12,000 जो गुलाम थे उनको बंदी बना के अपने साथ भारत लेके आए थे करिकाल, ठीक है। और कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है, अब देखिए उनका पानी सूख चुका है कावेरी नदी का, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कावेरी नदी के किनारे 160 यानी कि 160 किलोमीटर का इन्होंने एक पुल बनाया था, एक बांध बनाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा पुल किसने बनवाया था? करिकाल ने बनाया था, चोल वंश के राजा ने, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध यानी कि जो मशहूर है पुहार बंदरगाह, ठीक है। पुहार बंदरगाह यानी कि देखिए पुहार जो पोर्ट है यानी कि जो पुहार बंदरगाह है, ठीक है, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि कावेरी पट्टनम जिसे पुहार बंदरगाह भी कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने कराया था? करिकाल ने कराया था। कैसे करिकाल, कैसे कावेरी पट्टनम या पुहार बंदरगाह, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एडिशनल फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ आपको एडिशनल फैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट है विजयालय देखिए, जो ये वही है जिन्होंने चोल डायनेस्टी की शुरुआत की थी 850 से 875 एडी में। आदित्य चोला 875 से 907 एडी। मैं यहाँ पे इनका नाम ही अनाउंस करूँगा, तो आप खुद ही देख लेना यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। प्रोविंशियल 1, प्रांतक 1 2, राजा राज 1, राजेंद्र 1। आप देखिए सबसे बड़ी खास बात पता क्या है कि जब चोल वंश के बाद क्या हुआ, इनके टाइम पीरियड में ही जो है वो टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत हो गई थी। टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत यानी कि जब मंदिर का निर्माण होता तो इनके टाइम पे ही हुआ था, तो ये बात ध्यान में रखना आप। राजेंद्र 1, राजाधिराज राजेंद्र 2, वीर राजेंद्र अधिराजेंद्र, कोलुतुंग 1, विक्रम चोला, ठीक है। तो कुलतोंग 2, ये सारे इसमें आएंगे। अब देखिए मेजर टैक्स, यानी कि देखिए मेजर टैक्स कौन से थे, ठीक है। मेजर टैक्स कौन से थे जो इनके टाइम पे लगाए जाते थे यहाँ पे, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि चोल टाइम पे जो प्रमुख कर या मेन टैक्स कौन से थे। देखिए पहला था एम यानी कि जिसे आयम कहते हैं, ये था रेवेन्यू टैक्स। आप देखिए जो आपको मैं टैक्स बताऊंगा ये उस टाइम के टैक्स है, ये कौन कौन से टैक्स हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के पूछ लेते हैं, जो आयम टैक्स था वो क्या था? वो रेवेन्यू टैक्स था, ठीक है। आयम तो ये था रेवेन्यू टैक्स यानी कि आयकर यानी कि राजस्व कर, हिंदी में बताऊंगा साथ में। पॉगनेंट, ठीक है, ये था ट्री टैक्स। कड़मई, ये था बैटल टैक्स। बैटल होता है सुपारी के ऊपर जो टैक्स होता है ना वो, ठीक है, सुपारी होती है ना जो, उसके ऊपर जो टैक्स उसे कहते हैं बीटल टैक्स। नेक्स्ट है मना इरे, ठीक है, मना इरे है, ये है हाउस टैक्स है। उसके बाद कादिराई, ये क्या है? ये है टैक्स ऑन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर कोई व्यापारी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पावीर है मेल लाइव स्टॉक टैक्स, यानी कि तेल घानी टैक्स, ठीक है। उसके बाद है कड़ीमाई, ये है सिंपल ही टैक्स है, लगान जो देना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट है पड़ीकवल, यह है विलेज सिक्योरिटी टैक्स, यानी कि अगर किसी गांव की सुरक्षा करनी उसका टैक्स था पड़ीकवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, जिस हिसाब से ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वशाल पिरम, ये है डोर टैक्स, ठीक है, द्वार कर। और मंगमनी, ये है बिजनेस टैक्स। उसके बाद देखिए लाइफ यानी कि लिवलीहुड टैक्स, जीवन जीने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चोला डायनेस्टी, यानी कि ये वो वाले फैक्ट है जो 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में हुए थे। देखिए अगर हम पहले की बात करें करिकाल के बारे में, जब पहले था, जब इनका पतन हो गया था पांड्यों के कारण, तो बाद में फिर से आए थे विजयालय के बाद में,
तो मैं आपको जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो विद्यालय से ही आते हैं, यानी कि 9th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बीच में ही आते हैं। करिकाल के बारे में, यानी कि जब स्टार्टिंग में जब संगम काल था, जब चोल वंश के बारे में जितना हमने पढ़ना था वो मैं आपको करिकाल में बता चुका। क्योंकि देखिए अगर हम संगम काल की बात करें उसमें जो करिकाल थे, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि करिकाल ही मेन थे उस टाइम पे। पहली बार जब हुआ था ना ये चोल वंश का उदय, तो ये करिकाल इसमें इंपॉर्टेंट थे। करिकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सिर्फ 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ही बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोला कम फ्रॉम पाणिनि अष्टाध्यायी। देखिए चोल वंश के बारे में अगर हमें सबसे पहले जानकारी मिलती कहाँ से है, पाणिनि, ऋषि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो बुक है वहाँ से। अष्टाध्यायी क्या है, ये संस्कृत की ग्रामर बुक है। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला डायनेस्टी आर कात्यायना, वार्तिक महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एंड मेंशन ऑफ टॉलमी। अब देखिए टॉलमी जो है उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, भूगोल के जनक ने, ठीक है, जो भूगोल के फादर हैं टॉलमी, इन्होंने भी लिखा है इनके बारे में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इनके राइटर पता नहीं कौन है, इसमें भी लिखा है। महाभारत में भी देखिए इनके बारे में लिखा है। मैंने आपको बताया था ना कि 300 BC से तकरीबन 1219 तक इन्होंने राज किया, लगभग 1000 साल तक राज किया। तब देखिए महाभारत में भी इनका जिक्र होता है। द चोला एक्सटेंड टू द मॉडर्न कावेरी रिवर वैली, कोरोमंडल, त्रिचिपल्ली एंड तंजावर। जो चोल है, जो चोल राज्य है वो देखिए मॉडर्न बात करें वो कावेरी नदी के तट पर था, कोरोमंडल, त्रिचिपल्ली और तंजावर तक ये फैला हुआ था, ठीक है। तो दिस एरिया यूज टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ इट्स किंग। यानी कि देखिए इस राज का जो क्षेत्र है, यानी कि जो इसका जो इसकी जो जगह है वो राजा की इच्छा, राजा की पावर के अनुसार क्या होता था, वो घटती बढ़ती रहती थी। देयर वॉज नो परमानेंट कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इनकी देखिए जो कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना उरियर वगैरह, तंजावर इनकी राजधानी थी, इनकी कोई फिक्स राजधानी नहीं थी। It is believed that on the basis of evidence their first capital was Northern Manlur। देखिए ऐसा माना जाता है कि इनको सबसे जो पहली राजधानी थी वो उत्तरी मनलूर थी, और लेटर बाद में उरियर तंजावर इनकी राजधानी बनी। यानी कि पहले कौन सी थी, नॉर्थ मनलूर, बाद में कौन सी बनी, उरियर और तंजावर। द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द चोला, देखिए इनका सिंबल मैं बता चुका हूँ, इनका सिंबल कौन सा था, टाइगर था। द चोला किंगडम इज आल्सो फेमस फॉर विद द नेम लाइक किली, बलवान, सोगबीदस एंड नेनाई। अब देखिए जो चोल राज्य है किली, बलावन और सोगबीदास, नेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध था, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे किली जो है वो किसका नाम था, चोल राज्य का नाम था। चोल राज्य को और किस नाम से जाना जाता है, किली, बलावन। आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूजीसी नेट करना है, कोई भी एग्जाम करना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट वेरियस टाइम उरगर, तंजौर एंड गैंगकुंड, चोलापुरम वर मेड द कैपिटल ऑफ वेरियस किंग। अब देखिए बाद में बात करें, उरगपुर हो गया, तंजौर हो गया, गंगकोंड हो गया, चौलपुर हो गया, इसको अलग अलग राजाओं ने इसकी राजधानी बनाया। चोल मंडल का देखिए नेक्स्ट है, द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ चोल मंडल इज नॉट क्लियरली नोन। देखिए चोल मंडल का जो हमें इतिहास है वो हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी फ्रिक्वेंटली अटैक हिम एंड कंसीडर्ड हिम ए स्टेबल एरिया टू एक्सपैंड हिज किंगडम। देखिए पल्लव वंश के जो राजा थे, ठीक है, उस पर यानी कि जो पल्लव वंश के राजा थे उस पर आक्रमण, यानी कि चोल वंश पर आक्रमण करते रहते थे, हमला करते रहते थे, और उसने अपने राज्य का जो विस्तार है, यानी कि जो राज्य का इन्होंने विस्तार किया था वो काफ़ी अच्छा किया था। द चालुक्यन किंग्स ऑफ वातापी आल्सो इन्वेडेड इट वाइल ट्रैवलिंग इन द साउथ इन द डायरेक्शन ऑफ विक्ट्री। आप देखिए जो वातापी के जो चालुक्य राजा हैं वो भी दक्षिण दिशा में, इनके साउथ के एरिया में जब विजय यात्रा करते हैं, विजय यात्रा होती है ना, जैसे एक राजा कहीं से निकल रहा है जीत के, ठीक है, तो वो भी यही से करते थे।
That is why until this middle of the 9th century, the history of Cholamandal was not particularly important, and there was no such majestic king who was particularly capable in the hegemony of his kingdom. देखिए यही कारण है कि 9वीं शताब्दी का जो मध्य जो मिडल पार्ट आया, चोल मंडल के इतिहास का इतना विशेष महत्व इसमें नहीं रहा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, और वहाँ कोई देखिए ऐसा कोई इतना पावरफुल राजा नहीं था कि जो अपने चोल राज्य को जो थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। मैंने आपको बताया ना, जो सबसे पहले जो चोल वंश आया था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा था करिकाल। करिकाल ने 12,000 जो सैनिक थे, जो बंदी थे, वो बना के लेके आया था वहाँ से, श्रीलंका से, जो बाद के चोल आए, ठीक है, पर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो इसको हम दो फेज़ में पढ़ते हैं। पहले वाले फेज़ में देखिए ये चोल अम्पायर है, इसमें मैं आपसे बात करूँगा 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी AD के जो है उसके बारे में थोड़ा सा, इसमें लेटर चोला जिसे कहते हैं। देखिए आफ्टर द चोला एरा 1070 AD फ्रॉम 1279 AD until by this time the Chola Empire had attained its status and had become the most powerful empire in the world. The Cholas captured the Southeast Asian countries, and at this time they had the most powerful army and naval force in the world. आप देखिए 1070 AD यानी कि 1070 से 1279 AD में यहाँ तक क्या है, जो चोल साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उस टाइम पे देखिए कि इनकी जो सबसे जो पावरफुल जो सेना थी वो कौन सी थी, वो इनकी नेवल आर्मी थी, इनकी जल सेना थी। आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड पे कब्जा किया हुआ था, साथ में ये चाइना के ऊपर भी हमला कर रहे थे, उसके कुछ पार्ट पर कब्जा करने के लिए था। ये कैसे संभव है? ये संभव है सारा किससे पॉसिबल है? ये नेवल आर्मी की वजह से। नेक्स्ट है फॉल ऑफ चोला स्टेट। देखिए अब चोला स्टेट के पतन का क्या कारण था। देखिए विद द क्राइसिस इन द चोला अम्पायर, वीरा राजेंद्र चोला डाइड इन 1070 AD. फर्दर विक्रमादित्य सिक्स्थ, हिज सन, acquired a memorable reputation and soon became to assume responsibility for the Chola society. आप देखिए जब 1070 AD में, इनकी 1070 AD में जब वीरा राजेंद्र चोला की डेथ हो जाती है, तो आगे उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिक्स, तो वो बैठते हैं राजगद्दी पे, ठीक है। तो वो राजगद्दी पे बैठते हैं उस समय, तो उन्होंने फिर ये चोल सोसाइटी जो है वो अपने तरीके से संभाली, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे राज किया। व्हेन वीरा राजेंद्र डाइड देयर वाज ए रिबेलियन इन द चोला अम्पायर। आप देखिए कि जब वीर राजेंद्र की जब मृत्यु होती है या फिर डेथ होती है, तब चोल साम्राज्य में यानी कि चोल अम्पायर में एक विद्रोह छिड़ चुका था। यानी कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रेबेल यानी कि विद्रोही जो उनके थे, दुश्मन बहुत पैदा हो चुके थे, ठीक है। शायद ये मानते कि वो धार्मिक विद्रोही थे। आप देखिए उस टाइम पे क्या था, चोल साम्राज्य के टाइम पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वहाँ पे क्या था कि जो शैविज़म है और विष्णुइज़म है, यानी कि लोग जो विष्णु को मानते थे, विष्णु भगवान को, और शिव को मानते थे, तो चोल अम्पायर वाले कहते थे कि आप विष्णु को मानना छोड़िए, आप सिर्फ जो है वो शिव जी को मानिए। तो इन्होंने पूरे मतलब कि साम्राज्य में शिव को मानने के लिए लोगों के लिए कह दिया। तो ये अपने सिर्फ शैविज़्म का ही प्रचार करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से जो विष्णु को मानते थे भगवान को, तो वो इनके विरोधी हो चुके थे। तो ऐसा माना जाता है। विक्रमादित्य सिक्स स्टेड इन गंगाईकोंडा Cholapuram for a month and then visited his capital again. He made Athirajendra the new king at गंगाईकोंडा चोलपुरम। आप देखिए जो विक्रमादित्य सिक्स हैं वो गंगाईकोंडा चोलपुरम में 1 महीने तक रहते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी राजधानी में जाते हैं। यानी कि वो 1 महीने के लिए कहाँ रहते हैं, गंगाईकोंडा में, बाद में फिर अपनी वो राजधानी में जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर उन्होंने क्या किया, गंगाईकोंडा चोलपुरम में उन्होंने अथिराजेंद्र को नया राजा बनाया। यानी कि पहले वो गए चोलापुरम में, गंगाईकोंडा चोलापुरम में, वहाँ पे 1 महीना रहे, फिर अपनी राजधानी है, फिर आते ही उन्होंने अथिराजेंद्र को नया राजा बना दिया गंगाईकोंडा का। ऑन द अदर हैंड विद ए फ्यू मंथ अथिराजेंद्र गॉट कॉट इन द स्ट्रोक ऑफ ए न्यू रेबेलियन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि दूसरी तरफ हम देखें कि कुछ ही महीनों में जो अथिराजेंद्र है
वो एक नए विद्रोह में, एक नए रिबेल में फंस गए। यानी कि जब देखिए इन्होंने अथिराजेंद्र को एक नया राजा बनाया तो बाद में वो ही एक विद्रोह का शिकार हो गया, उसके भी कई दुश्मन निकल के आ गए। वैन अथिराजेंद्र डाइड, राजेंद्र चोला सीज द चोला थ्रोन। अब देखिए जब अथिराजेंद्र की मौत हो जाती है तो राजेंद्र चोला जो है वो राजा बनते हैं। दिस वॉज ए न्यू लाइन ऑफ अर्ली चोला किंग्स विच वर नोन एज लेटर चोला। अब देखिए जब अथिराजेंद्र की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तब जब चोल राजा जब ये बनते हैं, राजेंद्र चोला बनते हैं, तब देखिए कि एक नए चोल जो राजा की वो आरंभ हो जाता है, यानी कि एक नया शासन जो आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो जो बाद के चोला का काल माना जाता है। देखिए इससे पहले जो चोला किंग्स थे वो तो अपने आप में सारे ही अच्छे थे, लेकिन जब राजेंद्र चोला बनते हैं तो एक नए शासन की यहाँ पे शुरुआत होती है, एक नए एम्पायर की यहाँ पे शुरुआत होती है। एम्पायर तो वही है चोला, पर एक नए किस्म के शासन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो हम बात करेंगे चोला किंग्स के बारे में। देखिए पहले राजा हैं जिनका नाम है, चोल राजा नाम है कोलोथोंगा चोल वन। अब देखिए 1070 से 1120 एडी के बीच में थे। अमंगा देवी डॉटर ऑफ राजेंद्र चोला वाज मैरिड टू राजा राज नरेंद्र द वेंगई किंग ऑफ ईस्टर्न चालुक्य। आप देखिए जो राजेंद्र चोल वन है उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है अमांगा देवी जिनका नाम है, उनके जो मैरिज है वो किनके साथ होती है, वो होती है ईस्टर्न चालुक्य के वेंगी राजा के राजा राजेंद्र नरेंद्र के साथ। यानी कि जो राजेंद्र चोला वन है उनकी जो बेटी है उनकी शादी किससे होती है, चालुक्यों के जो राजा है उनके साथ होती है, जिनका नाम है राजा नरेंद्र। राजेंद्र चोला वाज द चाइल्ड ऑफ दिस इंटीग्रेशन हु लेटर बिकम कोथोंगा वन। आप देखिए कि इस एकीकरण की संतान, यानी कि आप देखिए चालुक्य जो इनके दुश्मन थे, अब जब इन्होंने वहाँ पे जब इनके साथ जो मैरिज कर दी, तो देखिए बाद में क्या है कि जो इनकी संतान थी, ठीक है, राजेंद्र चोल के बाद देखिए जो संतान थी बाद में कोलुथुंगा जो राजा बने। यानी कि जो राजेंद्र चोल वन थे, ठीक है, इनकी जो बेटी थी, जब इनकी शादी हुई चालुक्य के राजा के साथ, फिर उनसे एक संतान पैदा होती है जिसका नाम था कोलुथुंगा चोल, जो आगे जाके राजा बनते हैं। कोलुथुंगा चोल ने देखिए कलिंग में 2 बार सैनिक जो कार्रवाई की, यानी कि 2 बार हमला करवाया। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना कोलुथुंगा चोला वन कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशन इन कलिंगा। इनके उसने 2 ऑपरेशन चलाए थे कलिंगा में। अंडर द लीडरशिप ऑफ कोलुथुंगा देर वाज यूनिफिकेशन इन द एंटायर एम्पायर बाय रिमूविंग श्रीलंका। आप देखिए कि कोलुथुंगा की अगर हम बात करें तो श्रीलंका को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही जितना भी किंगडम था उसमें उसने क्या किया था, उसने वहाँ पे एकीकरण कर दिया था, इनकी यूनिफिकेशन कर दिया था। सारा ही राज उसने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया था, सभी उसके अंडर में आ चुके थे, सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के। नेवरथलेस द तुंगभद्रा रिवर वाज लाइक एन आउटर सरफेस between the western Chalukya and the Cholas. Vikram Chola succeeded him in 1120 AD। यहाँ पे देखिए कि बाद में फिर जो चालुक्य हैं, यानी कि देखिए इनके किनके साथ अच्छे संबंध थे, जो ईस्टर्न चालुक्य हैं। बाद में जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उनके और चोल के बीच में तुंगभद्रा जो नदी आती है उसके बीच में, वहाँ पे इनके डिवाइडेशन था इनके बीच में। तो विक्रम चोल जो थे बाद में राजा बनते हैं, यानी कि जो कोलुथुंगा चोल है इनके बाद कौन राजा आए थे, विक्रम चोल। नेक्स्ट है विक्रम चोल, ये 1120 से 1135 तक रहे। कोलुथुंगा चोल अपॉइंटेड विक्रम चोला एज द राजपाल ऑफ वेंगी। अब देखिए जो कोलुथुंगा चोल है वन है, इन्होंने विक्रम चोला को वेंगई का राजपाल नियुक्त किया था। इट वॉज कॉल्ड इन 1180 AD एंड वॉज डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। ही रूल्ड विद हिज फादर Kothunga until his father died in 1122 AD. The Western Chalukya were flying very high and they attacked the Eastern Chalukya and conquered Vengi. Kothunga Chola to succeed Vikram Chola in 1133 AD. आप देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए कोलुथुंगा के बाद कोलुथुंगा ने क्या किया था, कोलुथुंगा वन ने विक्रम चोल को वेंगी का राजपाल नियुक्त किया, यानी कि इसको वहाँ पर राजपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। और इसका सर देखिए कि जो 1118 में, ठीक है, 1118 में क्या है,
राज्य का इसे क्या हेड बना दिया, यानी कि पहले क्या बनाते हैं राज्यपाल, बाद में क्या है इन्हें वहाँ का जो हेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि जो इसके पिता हैं यानी कि जो कुलोथुंगा यानी कि जो विक्रम चोल हैं, ये किसके बेटे हैं, कुलोथुंगा चोल के। इन्होंने तब तक कुलोथुंगा के साथ शासन किया जब तक कुलोथुंगा की डेथ नहीं हो जाती, यानी कि इन्होंने अपने पिता के साथ जो शासन को संभाला था, एम्पायर को संभाला था, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती उनके फादर की, तब तक ये राजगद्दी पर बने रहते हैं। ठीक है। अब बाद में देखिए कि पश्चिमी चालुक्य यानी कि जो वेस्टर्न जो चालुक्य हैं वो थोड़ा सा इनसे आगे जा रहे थे, ऊंचा थोड़ा सा हो रहे थे। ठीक है। इनके देखिए इनके जो अच्छे संबंध किसी ऐसे ईस्टर्न चालुक्य के साथ थे, तो वेस्टर्न चालुक्य थे थोड़े से इनसे वो थोड़ा सा आगे निकल रहे थे, तो वो हमला कर रहे थे इनके ऊपर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न चालुक्य ने पूर्वी चालुक्य यानी कि जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उन्होंने ईस्टर्न चालुक्यों के ऊपर हमला करके जो वेंगी वाला एरिया था जो चोल वंश के अधीन था उसको जीत लिया। अब 1133 में देखिए कि 1133 में क्या होता है, कोलथुंगा चोल टू, ये विक्रम चोल के बेटे हैं, ये आगे जाके इनके जो राजा बनते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए जो जैसे लिखा है ना कोलथुंगा चोल 1 2 3 4, ये ऐसे कुछ नहीं है, ये इनका ऐसा नाम नहीं है कि अपने बेटे का नाम रखे कोलथुंगा चोल 2। ये हिस्टोरियंस जो है ना वो आपकी हेल्प के लिए ये नाम रखते हैं कि ताकि आपको गड़बड़ ना हो जाए। आप देखिए कोलथुंगा इसके बेटे का नाम भी है विक्रम चोल के, और कोलथुंगा इसके फादर का नाम भी है। तो अगर यहाँ पे 1 2 ना हो तो आपको मुश्किल हो जाएगी ना यहाँ पे ढूंढने में किसकी बात कर रहे हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 1 2 लिखा है। ठीक है। अब देखिए विक्रम चोल के फादर थे कोलथुंगा चोल जो बहुत अच्छे राजा थे। अब होता क्या था कि जो राजा होता था वो अपने बेटे का नाम अपने फादर के नाम के ऊपर रख देता था। ठीक है, जिसको हम 1 2 3 के नाम से आगे जानते हैं। कोलथुंगा चोल टू कौन से हैं, ये विक्रम चोल के बेटे हैं, यानी कि कोलथुंगा 1 के ये पोते हैं। कोलथुंगा चोल 2 was the son and successor of Vikram Chola. There is no historical battle in its account. He assistance fund etc. Chidambaram temple was Raj Raja Chol succeed him 1150 AD। आप देखिए जो कोलथुंगा चोल 2 है इन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है। बस ये जो चिदम्बरम जो मंदिर है जो इनके कब्ज़े में होते थे चोल वंश के, तो इनकी सहायता करते थे, उनको ये काफ़ी पैसे वगैरह देते थे, दान पुण्य वैसे करते थे। ठीक है। 1150 में इनके जो बेटे आते हैं आगे राजा राज चोल 2, वो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। राजा चोल 2 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ये 1150 से 1173 यानी कि 1173 तक ये रहते हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए कोलथुंगा चोला 3 ही हेयर इन 1146 बाय राजा राज चोला AD built in. He had complete control over the region of Kalinga, Vangi, Chera, Pandya, etc. and attacked Sri Lanka as well. But in the last year of his dominion, his father, which was formerly the region of Pandya, witnessed political unrest. Before he passed, Rajadhira Chola II was made his heir in 1163 AD. Its successor King Chola II made। यानी कि देखिए इनके बाद क्या होता है, इनके जो राजा हैं वो कौन बनते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे राज चोला 2 की, तो इनके देखिए कि जो कोलथुंगा चोल 3 हैं। ठीक है। कोलथुंगा जो 3 हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कोलथुंगा जो थे 3 ने क्या किया कि राजा चोल को अपना वारिस जो है 1146 AD में बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो राजा वो यहाँ पे कोलथुंगा 3 नहीं 2 आएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 आएगा यहाँ पे। आप देखिए जो कोलथुंगा 2 है वो राजा चोल को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो उसके बाद क्या है कि पूरा नियंत्रण यानी कि पूरा कंट्रोल राजा राज चोल के हाथ में चला जाता है। इन्होंने देखे वेंगी, चेरा, पांड्या जो इनके बीच में जो स्थान इनके कंट्रोल में थे, इन्होंने उसको अपने कब्जे में किया और साथ में श्रीलंका के ऊपर भी हमला करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका को छोड़ के सभी राज्यों पर इनका क्या था, कंट्रोल हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को भी अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि
पांड्या का जो क्षेत्र था, जो इनके जो पांड्या का रीजन था, इनके जब कंट्रोल में आया तो वहाँ पे राजनीतिक अशांति फैल गई काफ़ी। ठीक है, तो सारे सोचते थे कि हम इसके ऊपर कब्जा करें, हम इसके ऊपर कब्जा करें, इसलिए तो यही बात होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजराज चोल 2 के बाद उसने क्या किया, राजाधिराज जो चोल 2 है उसको 1163 में अपना वारिस बना दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो राजाधिराज चोल है वो 1163 में जो इनके अगले वारिस बनेंगे। ठीक है, अब इसका जो अधिकारी है वो राजा अधिराज 2 बने, यानी कि राजराज चोल के 2 के बाद कौन आते हैं, राजाधिराज चोल 2। देखिए किंग चोला 2 राजाराज चोला टू सक्सीड इन इट्स चोला kingdom rule were to further defects which Pandyas were dominated by common vassal between a political war ensued between the Pandyas which required the intervention and care of Cholas, but Pandya started gaining fame and central Chola state slowly started to weaken in 1178 AD कोलथुंगा चोल 2 सक्सीड राजाराज चोला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो राजाधिराज चोल जो 2 है, ठीक है, वो राजाराज चोल 2 के उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद देखिए कि जो इसका शासनकाल है वहाँ पे देखिए कि चोल राजा को कि आगे के दोषों को ले जाना जाता है। इनके जो शासनकाल है ना उसमें क्या क्या कमियाँ आई थी, क्या क्या हुआ था, उनके ऊपर पांड्या ने कैसे कब्जा किया, तो सारा कुछ इसके टाइम पे हुआ था। यानी कि राजाधिराज जो चोल 2 है उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पांड्या के बीच में देखिए राजनीतिक युद्ध हो गया। ठीक है, तो लेकिन जो पांड्या है आप देखिए कि जो इनका पतन होना यहाँ पे शुरू हो गया। जब राजाधिराज चोल 2 बनते हैं तब पांड्या जो शासन था वो थोड़ा सा आगे निकल रहा था, उसको वो थोड़ा सा मशहूर हो रहा था, ऐसे थोड़ा सा वो फेमस हो रहा था ज़्यादा। तो इनकी शक्ति धीरे धीरे देखिए पावर जो कमज़ोर होने लग गई, तो बाद में वो थोड़ा सा आगे आने लग गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो बनते हैं कोलथुंगा चोल 3। ठीक है, कोलथुंगा चोल जो 3 है वो इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं आगे जाके। आप ये देख सकते हैं पहले आए थे कि सबसे कोलथुंगा 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये 1178 से 1218 तक है। देखिए कोलथुंगा चोल 3 वेनाद ऑफ इट्स। देखिए आपको मैं इतना पढ़ने में जाएगा, आपको ना सिंपल बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखिए ऐसा था कि जो कोलथुंगा चोल 3 थे, ये जो राजा थे, ये जो वेनाद के राजा हैं, जो आगे मदुरै में जो पांड्या थे, जो वेनाद में चेर थे। ठीक है, यानी कि चेर थे जो पांड्या थे, और श्रीलंका पर जिनका सिहला नाम के जो राजा थे वो मैसूर में होयसाल थे। यानी कि वेनाद में क्या थे, चेर थे, मदुरै में पांड्या थे, श्रीलंका में सिहला थे, और मैसूर में जो होयसाल जो राज्य थे उनको उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया, इनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखिए समय ने यानी कि टाइम ने थोड़ा सा घुमाव किया, अपना थोड़ा सा बदलाव किया, तो वो क्या हुआ कि इनके खिलाफ ही, यानी कि देखिए कि पहले इन्होंने कब्जा किया, बाद में इनके खिलाफ ही विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप देखिए जो चोल साम्राज्य के जो आगे जाके जो इनके दुश्मन बने वो थे जतवर्मन कुलशेखरन 1। उन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो 1290 में क्या होता है कि उन्होंने मदुरै की जो राजधानी, मदुरै देखिए इसके ऊपर पांड्या का कब्जा था। यानी कि देखिए इनका जो विद्रोह हो रहा था वो इनके कई दुश्मन पैदा हो गए थे। इन्होंने पांड्या को भी, चेर को भी और कईयों के ऊपर कब्जा किया होता है। इनका नया दुश्मन निकल के आया जिन्होंने क्या किया, मदुरै को, जहाँ पे पांड्या का शासन था जो अब चोल के अंडर था, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया जतवर्मन ने देखिए क्या किया कि जो, ठीक है, जो जतवर्मन है देखिए, ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब फिर बाद में क्या हुआ कि चोल राजाओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने देखा कि एक और किसी ने हमारे ऊपर विद्रोह किया, तो उसने हमारा शासन जीत लिया जो हमारे अंडर था। फिर चोल राजाओं ने जतवर्मन के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया। अब जो जतवर्मन ने चोल राजा के हाथों से जो मदुरै को हथियाया हुआ था, फिर इसने क्या किया, चोल राजाओं ने फिर अपनी वो मदुरै वाला हिस्सा बाद में फिर से वापस ले लिया। ठीक है, यानी कि विद्रोह होता है इनके खिलाफ, तो इनके हाथ से शासन जाता है, फिर से वापस ये शासन को ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जाके इनके काफ़ी सारे जो हैं वो आगे जाके बहुत सारे इनके दुश्मन बन जाते हैं।
नेक्स्ट है राजा राज चोला 3, ये 1216 से 1256 यानी कि 1216 से 1256 तक ये AD तक बनते हैं। अब देखिए इन जुलाई 1216 व्हेन राजा राज चोला 3 केम टू पावर द चोला किंगडम वाज ए स्मॉलर प्रोविंस द प्रीवियस चोलास पांड्या हैड सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन द साउथ एंड वेंगी। देखिए ये सारा पढ़ने की आपको मैं सिविल से ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि देखिए इससे लेक्चर लंबा और कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि जुलाई 1216 में जब राजा राज चोल जब राजा बनते हैं, जब पूर्व के जो चोला हैं यानी कि जो ईस्ट वाले जो चोला है, ठीक है, जो पूर्व के चोला यानी कि जो इससे पहले वाले जो राजा है, आप देखिए जब राजा राज चोल 3 है जब पावर में आते हैं, जो इससे पहले वाले जो चोल राजा थे, ठीक है, तो इनका जो शासन था उससे थोड़ा सा छोटा था। आप देखिए चोल राजा को जो शक्ति थी, पावर थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। जब राजा राज चोल 3 बनते हैं तो इनका जो शासन है वो बहुत कुछ समय के कुछ ही जगह पर था, क्योंकि देखिए इनके हाथों से सारा कंट्रोल निकलता जा रहा था। तो पांड्या राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो आगे आ रहे थे। अब देखिए जो पांड्या हैं उनका देखिए दक्षिण में और वेंगी और दक्षिण, देखिए दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर चोल राजा जो थे उनका खास वहाँ पे कंट्रोल था। अब देखिए वहाँ पे किसका कब्जा है, वहाँ पे पांड्या का कब्जा है, ठीक है। यानी कि राजा राज चोल 3 के टाइम पे क्या हुआ, इनकी जो शासन सत्ता है वो इनके हाथ से कंट्रोल काफ़ी जा चुका था, ठीक है। तो यानी कि मैंने को बताया ना ऊपर कि इन्होंने क्या किया था, पांड्या के ऊपर और साथ में इन्होंने होयसाला के ऊपर, सभी के ऊपर कब्जा किया था। अब जिनके ऊपर ये कब्जा करते हैं वही इनके दुश्मन बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो वो आगे जाके इनके दुश्मन बन जाते हैं। अब इनके बाद आते हैं राजेंद्र चोला 3, ये 1246 से 1280 के बीच में थे, ठीक है। इनके शासनकाल में क्या होता है, देखिए कि जो राजेंद्र चोल हैं, ठीक है, यानी कि जो राजेंद्र चोल हैं वो 1246 में बनते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो चोल राजा की जो पावर इतनी कम हो रही थी, इन्होंने उसको रोकना चाहा। इन्होंने चाहा कि फिर से एक अच्छे चोल राजा की स्थापना की जाए, अच्छा चोल राजा बनाया जाए, कि ताकि जो इनका जो खात्मा हो रहा है, पतन हो रहा है, जो इनका डिक्लाइन हो रहा है, इसे रोकना चाहे। पर ये उसको रोक नहीं पाए क्योंकि जो पांड्या थे वो उनकी शक्ति काफ़ी आगे निकल के आई, ठीक है। अब देखिए जो चोल राजा है उसका पतन, उसका डिक्लाइन राजेंद्र चोला 3 के साथ ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चोल एम्पायर के, देखिए मेडिवल चोल के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे सन ने लिखा है इनके आगे, ये कुछ अन्य इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये कुछ बाकी जो इम्पोर्टेंट राजा उनके बारे में बात करेंगे। विजयालय चोला जिन्होंने देखिए शुरुआत की थी चोल वंश की, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी चोल वंश की, इन्होंने दोबारा से चोल वंश की शुरुआत की थी। पहले जो थे करिकाल वगैरह जो थे ना, वो सब पहले बार उन्होंने चोल वंश की शुरुआत की थी, जो करिकाल के फादर थे उन्होंने। बाद में जब चोल वंश आया था फिर विजयालय ने चोल वंश की शुरुआत कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखिए जो पादुकोट्टई है वहाँ पे सिल्वेस्ट्रा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, ठीक है, पादुकोट्टई में सिल्वेस्ट्रा मंदिर का निर्माण करवाया था। आदित्य चोल जो 1 है वो देखिए विजयालय के बाद आदित्य चोल 1 बनते हैं, ये शिव के बड़े भक्त थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो कावेरी नदी है उसके किनारे पे कई शिव मंदिर क्या है वो निर्माण करवाया था। परांतक चोल 1 है जो बनते हैं, देखिए इन्होंने जो पांड्या राजा है उसको हरा दिया और मदरकोंडा का खिताब भी इनको मिला है। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि मदरकोंडा का खिताब किसे मिला था, वो परांतक चोल को मिला था, इन्होंने पांड्या को हराया था तब। राजा राज चोल जो 1 है, ठीक है। अब देखिए जो इससे पहले राजा राज चोल से पहले इनकी जो राजा थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा वो मशहूर नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है, फेमस नहीं थे इतने ज़्यादा। जब राजा राज चोल बनते हैं तो ये एकदम से जो चोल वंश है वो एकदम से फेमस होने लगता है, क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी जो आगे जो राज्य था वो आगे बढ़ाया था, ठीक है। इनका देखिए इनके जन्म का नाम इनका क्या था, अल्लू जमेही था, यानी कि अरुल मोजी जो था इनके जन्म का नाम था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। और इनको देखिए अरुजमही उदयार पेरियार उदयार के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में देखिए कि कर्नाटक उड़ीसा, ठीक है, और कर्नाटक उड़ीसा तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश इनके कब्ज़े में थे, श्रीलंका भी इनके टाइम पे ही था, ठीक है। तो देखिए जो तंजौर में राज राजेश्वरम जो मंदिर है जो अभी यूनेस्को में शामिल है वो भी इन्होंने बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बनते हैं राजेंद्र चोला 1, ठीक है। इसके बारे में हम खैर बात कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार मैं बता दूं। देखिए 1014 AD में क्या होता है कि जो राजा राज के जो बेटे हैं राजेंद्र 1
वो बनते हैं इनके उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इन्होंने देखे कि काफ़ी अच्छे काम किए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस चोल वंश के राजा ने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। वो थे राजेंद्र चोल वन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका के राजा को 12 साल तक बंदी बना के रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वैष्णव चालुक्य हैं, ठीक है, उसका जो सम्राट है उसको उन्होंने मस्की के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद देखिए कि इन्होंने कलिंग की जो कलिंग, पाल और गंगा है, गंगाओं पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। कलिंगा पर भी कब्ज़ा कर लिया, पाल वाले क्षेत्र में भी कर लिया। तो इसके बाद इनको कौन सी उपाधि मिलती है, गंगाई कोंडा की उपाधि मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है गंगाई कोंडा की किसकी उपाधि मिली है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इनके काम थे। तो यहाँ पे देखिए राजाधिराज चोला भी है, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं वैसे। तो इसमें ये बनते हैं, इन्होंने मैसूर के जो निकट है जो कोपम है, वहाँ पे देखिए कोपम लिखा है ना, यहाँ पे कोपम के पास इन्होंने युद्ध किया था। राजेंद्र चोल जो 2 है, ठीक है। ये कौन थे, ये देखिए ये एक जो कवि जैन की जो पोइट्री है, जो डांस है, इन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया था। वीरा राजेंद्र जो चोल है, ठीक है, ये भी एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे राजा थे। इनके टाइम पे